चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। अपना टॉपिक चल रहा था राजपूतों की उत्पत्ति और जिस चौहानों की उत्पत्ति के बारे में मैंने जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत जो आज दिन तक माना गया है, विवादित भी है, प्रमाणिक भी है, पर श्रेष्ठ माना जाता है, वह पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया था चंद्रवरदायी, तो वही सिद्धांत एक तरीके से प्रमाणिक भी है और अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो टोड भी इस बात का समर्थन करता है। तो अब तक का जो सिद्धांत रहा है वह अग्निकुंड सिद्धांत ही रहा है। देखो, अपना चल रहा था राजपूतों की। सबसे पहली बात तो यह है बेटा कि राजपूत शब्द आया ही कहां से। राजपूत शब्द की बात करें तो हमने राजपुत्र और राजपुत्री तो पढ़ा है, सुना भी है, राजपुत्र और राजपुत्री। ये शब्द तो आपको सुनने में मिल भी गए होंगे रामायण महाभारत में, राजपुत्र राजपुत्री, पर राजपूत शब्द हमें नहीं मिला। तो राजपूत किसे कहा गया होगा? तो अगर अपन प्राचीन ग्रंथों की तरफ चले तो देखो, ऋग्वेद देखो आप, हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, उसमें आदि पुरुष यानी कि ब्रह्मा जी, उस आदि पुरुष से, उनके मुख से, उनकी भुजाओं से, उनकी जांघों से और उनके पैरों से, तो मुंह से तो ब्राह्मण हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो यानी कि क्षत्रिय शब्द तो हमें मिला है, लेकिन राजपूत शब्द हमें नहीं मिला। तो इस बात को किस तरीके से प्रमाणित किया जाए कि राजपूत शब्द आया कहां से? तो देखो, राजपूतों का जो काल रहा है, जो इनका कालखंड रहा है, राजपूत काल मीन्स समय, तो 7वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक राजपूत काल माना जाता है। 7वीं सदी यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद, और इधर पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ये राजपूत काल माना जाता है। अब हमारे जो लगता है, क्योंकि मेरी ये राजस्थान इतिहास की पहली क्लास है, तो हमारे राजस्थान में जो लगता है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तो वही सिद्धांत अग्निकुंड सिद्धांत ही माना जाता है, और चाहे उसको आप प्रमाणिक मानो अप्रमाणिक मानो, पर वहीं से क्वेश्चन उठते हैं और हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है, बस अपन उसी हिसाब से चलेंगे। तो अब देखो, हर्ष उस समय शक्तिशाली शासक था, तो शक्तिशाली शासक था, तो मान लीजिए, जैसे मान लो इसके नीचे 4 रियासतें हैं या 4 ठाकुर हैं, अवसद। हर्ष की मृत्यु के बाद में ये लोग स्वतंत्र हो गए। हर्ष की मृत्यु के बाद में ये लोग स्वतंत्र हो गए और ये अपने आप को राजा समझने लग गए, और इन्होंने ही राजपूत शब्द को अपनाया। इस तरीके से मान्यताएं हैं। तो मेन चीज जो पूछी जाती है वो राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 12वीं तक, ये मेन चीज है। और बाकी मैंने आपको राजपूतों की जो मेन उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत तो चंद्रवरदाय द्वारा जो पृथ्वीराज रासो में दिया है, वही है कि वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ किया गया माउंट आबू पर्वत पर, और उससे जो उत्पन्न पुरुष हुए, 4 पुरुष जो उत्पन्न पुरुष हुए हैं, प्रतिमार, परमार, चालुक्य और चौहान। वैसे हमारे राजस्थान में
जो लगते हैं हमारे इसमें राजस्थानी इतिहास में, वो प्रतिहार और चौहान ही लगते हैं। वैसे चौहान भी अपने आप को अग्निकुंड का नहीं मानते, वो सूर्यवंशी मानते हैं, चौहान सूर्यवंशी मानते हैं। लेकिन श्रेष्ठ जो सिद्धांत है वह अग्निकुंड सिद्धांत है, क्योंकि इसका देखो सभी लगभग राजस्थान के जितने भी इतिहासकार हैं, तो जैसे सूर्यमल मिश्रण है, क्या नाम से है, नैन्सी है, इन्होंने सबने और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान का इतिहास जो टोड है, स्मिथ है, इन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसको समर्थन दिया है। इसलिए प्रमाणिक जो चीज है वह अग्निकुंड सिद्धांत ही है। अब चलते हैं अपन जो हमारा टॉपिक था सांबर, शाकंभरी, सफालदक्ष, वहां से, क्योंकि सामर झील के चहु ओर रहने के कारण उनका नाम चौहान, उनकी कुलदेवी शाकंभरी, इस तरीके से। अब देखो चौहान वहां से आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, और मैंने आपको एक डायग्राम भी दिया था चौहान वंश का, चौहान वंश का। चौहान सांबर से चले अजमेर, अजमेर से फिर एक शाखा इनकी रणथंभौर चली, फिर रणथंभौर से जालोर, जालोर तक कीर्ति बढ़ गई, फिर जालोर से सिरोही, नाडोल, इस तरीके से इनकी शाखाएं चलती है। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वह अजमेर के चौहान रहेंगे, अजमेर के चौहान। कल मैंने लिखा भी दिया था, इसका पूरा डायग्राम दिखा दिया था आपको। संस्थापक मूल पुरुष तो वासुदेव, वही 1581 ईस्वी। उसके बाद में अजयराज, उसके बाद में अर्णोराज, और आज दो ही ले लेते हैं, फिर विग्रहराज आएगा, विग्रहराज चतुर्थ, इसको विसल देव भी कहते हैं, फिर सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में आपका पृथ्वीराज चौहान। इस तरीके से इनका क्रम चलेगा। आज जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या नाम से है, जो अजयराज। देखो अब देखो वहां से शाकंभरी यानी कि सांबर झील से वह छोटा सा राज्य है, तो अजयराज चौहान वहां से चलते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ अजमेर की तरफ जाके अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। तो ये आ जाते हैं कहां पे, अजमेर। अजमेर आ जाते हैं 1113 से 33 तक इनका शासन रहता है। यहां आकर देखो राजा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह है दुर्ग, यानी कि इन्होंने सबसे पहले यहां आकर अजमेर शहर बसाया। अजमेर शहर कब, वही 1113, सबसे पहली बात। यानी कि ये पहले कहीं थे, यहां आके बसाया, इसका मतलब अजमेर आके बसाया, इसका मतलब ये पहले कहीं थे। पहले कहां थे, वही शाकंभरी, सांबर झील के किनारे, सफालदक्ष। तो यानी कि ये कहीं से आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने साम्राज्य का विस्तार हुआ है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह तो है साम्राज्य विस्तार। अजमेर शहर बसाया, यानी कि शाकंभरी से सांबर से चले अजमेर की तरफ और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार किया यानी कि साम्राज्य का एक फैलाव हुआ, विस्तृत रूप हुआ। इसके बाद में अब देखो किसी भी राजा के लिए सबसे मेन चीज होती है दुर्ग, क्योंकि
राजा बिना दुर्ग के अपनी पूरे परिवार के साथ में और पूरी फौजें वगैरह वगैरह उनकी सुविधाएं, क्योंकि अगर दुर्ग होगा और दुर्ग सुरक्षित होगा तो राजा कई दिनों तक लड़ सकता है। जैसे मान लीजिए चित्तौड़ का किला है, और भी जैसे हमारे रणथंभौर का किला है। तो इस तरीके से जब आक्रमण होते तो 6 महीने तक, 5-5, 8-8, 10-10, 12-12 महीने तक वो अंदर अपनी तैयारी या खान-पान जो पूरी व्यवस्था दुर्ग में व्यवस्थित तरीके से रहती थी। तो वह एक युद्ध की ठीक तैयारी भी, आमने-सामने अगर लड़ाई करोगे तो ज़्यादा 2, 4, 6 दिन चलेगी। तो लंबे समय तक चलाने के लिए दुर्ग सुरक्षित दुर्ग भी होना ज़रूरी है। तो इन्होंने अपने ही नाम से एक दुर्ग बनाया और उस दुर्ग का नाम रखा अजयमेरु दुर्ग। अजय मेरु दुर्ग। इसको तारागढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। तारागढ़ दुर्ग, बीठली दुर्ग, राजस्थान की कुंजी, राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का जिब्राल्टर। जिब्राल्टर के बारे में बाद में बताऊंगा मैं, जलसंधि है ये अफ्रीका की ओर। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। किन्होंने? अजयराज ने, अजयराज चौहान, चांदी के सिक्के। और उस पर अपनी पत्नी सोमल देवी, सोमल देवी का चित्र या नाम भी गुदवाया। यानी कि चौहानों में ये सबसे पहला शासक है जिसने मुद्रा चलाई। ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इतना सुरक्षित दुर्ग था ये कि इसको रूठी रानी का महल भी कहते हैं, क्योंकि जोधपुर के शासक मालदेव की पत्नी आजीवन ताजिंदगी यहीं रही थी, इसलिए इसको रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। मीनार शाह की दरगाह, घोड़े की दरगाह, ऐसी चीजें यहाँ पे है। तो अब देखो होता क्या है, इनकी इतनी ही बातें हैं। इसके बाद में अजय मेरू हो गए, क्या नाम से है, जो अजय राज हो गए बूढ़े, यानी कि उम्र हो गई। अब उन्होंने शासन सत्ता संभलाई किसको? अर्णोराज, अपने पुत्र अर्णोराज को। देखो पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जब व्यक्ति अपने आप को बुजुर्ग समझने लग जाए, अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी बूढ़े हो जाते हैं, 80-80, 90 साल के, तब भी शासन करते रहते हैं, कुर्सी को छोड़ना ही नहीं चाहते। पर पहले के जो लोग थे तो अपनी अवस्था को देख के और उस अवस्था को देखते हुए और अपनी शासन सत्ता राजगद्दी अपने पुत्रों को संभला देते थे। और स्वयं कहाँ चले जाते थे? स्वयं चले जाते थे या तो हिमालय की गुफाओं में, या फिर तीर्थ यात्राओं पे, चार धाम की यात्राओं पे निकल जाते थे। इस तरीके से कहने का मतलब अपनी शासन सत्ता अजयराज चौहान ने किसको संभला दी? अर्णोराज को। इनका नाम अन्नाजी भी है। और स्वयं चले गए पुष्कर, साधना करने, और शासन सत्ता संभला दी अर्णोराज की। अर्णोराज का शासन 1133 से 50 तक। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे अर्णोराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि थी इनको, महाराजा धीराज, ये उपाधि प्राप्त थी इनको। इन्होंने एक मंदिर बनाया, वराह मंदिर, वराह मंदिर। इस मंदिर की मूर्ति को क्या नाम से है, जो
जहांगीर ने पानी में फिकवा दिया था। जहांगीर के काम ऐसे अंट संट है। शिव मंदिर भी बनवाया इन्होंने, क्योंकि इनकी परंपरा में शिव के उपासक रहे हैं ये, शिव के उपासक। क्योंकि क्या है, जब वहां से जब ये आए तो एक दो शासक बीच में आते हैं। गुवक है, एक चंदन राज है। तो गुवक ने हर्ष मंदिर बनवाया था, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और चंदन राज है, चंदन राज को भले ही आप याद मत रखो, पर उनकी एक पत्नी है चंद्रप्रभा रुद्राणी, उस वो एक बड़ी शिव भक्त थी। और वो पुष्कर में 1000 दीपक रोजाना जलाती थी, ये उसकी विशेषता थी। पूछा जा चुका है ये प्रश्न, इस वजह से ये याद भी आ गया, मुझे बताना भी चाहिए मुझे उस टॉपिक को जब कड़ी से जोड़ने के लिए। कोई बात नहीं। शिव मंदिर बनवाया, वाराह मंदिर बनाया। इनकी जो फेमस जो चीज है वह है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील, इस झील का निर्माण क्या हुआ कि यमन के तुर्कों द्वारा बार बार आक्रमण होते थे। तो उन आक्रमणकारियों से अन्ना जी बड़े परेशान हो गए, अनुराज बड़े परेशान हो गए। तो इन्होंने क्या किया, एक बार देखो यह है तारागढ़ और यह है नागपाड़। नागपाड़ और तारागढ़ के बीच में एक बार इन्होंने क्या किया, तुर्कों को इसके बीच में ले लिया, इस तारागढ़ और नागपाड़ के बीच में। और नागपाड़ के बीच में लेके और भयंकर उनको मार काट की, यानी कि तुर्कों को काट ही दिया और काट कर और इनके बीच में भर दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लाशों को जला भी दिया, फिकवा भी दिया, गाड़ भी दिया, लेकिन वो लाशें क्या है इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई थी तुर्कों की कि वो सड़ने लगी। तो किसी ने सुझाव दिया कि यहां से एक नदी निकलती है चंद्राइंद्रा, यानी कि वर्तमान में इसका नाम लूणी है। इस लूणी नदी का जो नागपाड़ से निकलती है, इसका मुंह इधर कर दिया लोगों के सहयोग से, वहां की जनता के सहयोग से, और ये पूरी लाशें इसमें बह के साफ हो गई। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसके चारों ओर दीवार बनवा दी। और जब चारों ओर दीवार बन गई और एक गहरी खाई होगी, गहरा तालाब जैसा हो गया, तो इसका नाम रख दिया अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि तुर्कों से रक्त रंजित भूमि को साफ करके कौन सी झील का निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील का। इस तरीके से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। यहां जागीर आया तो जागीर ने भी है ना, जो एक वो बनाया दौलत बाग। ऐसा कोई शासक नहीं है जो पुष्कर नहीं आया हो, अजमेर नहीं आया हो। पुष्कर तो भले ही नहीं आया हो, पर अजमेर ऐसा कोई मुगल शासक नहीं है जो नहीं आया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और उस दरगाह को पवित्र दरगाह है, उनके देवता माने जाते हैं। तो वह यहाँ जियारत करने यानी कि इबादत करने जरूर आया करते थे। इस तरीके से हर कोई लगभग सभी मुगल शासक यहाँ पे आए हैं। तो दौलत बाग बनवाया, शाहजहां ने बारादरी बनवाई, एक इसने चश्मे ये नूर झरना बनवाया, चश्मे नूर। इसकी बेगम थी नूरजहां। नूरजहां की मां का नाम है असमत बेगम। असमत बेगम यानी कि जहांगीर की सासू। जहांगीर की सासू ने एक निर्माण किया है और वह निर्माण किया है इत्र का। सबसे पहले इत्र का इत्र इसी ने बनाया, असमत बेगम ने, जहांगीर की सासू नूरजहां की मां ने। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, पूछ लिया जाता है। अब देखो कुछ बातें और भी है अन्ना जी की, वो बड़ी विशिष्ट बातें हैं। अन्ना जी के समय में इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो काफी अच्छा था अन्ना जी का। इनकी फौजें यानी कि सिंधु सतलज नदी तक फैली हुई थी, सतलज नदी तक। इधर आप आ जाओ गुजरात। गुजरात का एक शासक था
क्या नाम से है, जो जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज, इनके बीच में युद्ध हुआ। और उसके बाद में कुमारपाल, ध्यान रखना आप थोड़ा सा, होता क्या है कि युद्ध के बाद में फिर ये जो सिद्धराज की जो पुत्री है, उसकी पुत्री से अन्ना जी की शादी हो जाती है। गुजरात का शासक था, देखो, अर्णोराज या अन्ना जी एक ही बात है, ये ध्यान रख लेना आप। इनकी एक शादी तो होती है मरु देश की राजकुमारी के साथ। मरु देश की राजकुमारी जो थी वह थी सुंदभा। दूसरी शादी मैंने बताई गुजरात के जो शासक थे, जिसको जयसिंह सिद्धराज यानी कि गुजरात, उसका नाम था कांचन देवी। कंचन देवी कह दो, कांचन देवी। दोनों के तो पुत्र होंगे। सुधवा से 3 पुत्र हुए, जगदेव, दूसरा हुआ विग्रहराज, इसी विग्रहराज का नाम ही बीसल देव है, एक ही नाम है, बीसल देव। अगले टॉपिक में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। सुधवा से 3 पुत्र हुए, एक देवदत्त था, देवदत्त, यानी कि 3 पुत्र हुए, जगदेव, विग्रहराज और देवदत्त। कांचना देवी से भी पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम है सोमेश्वर। अब होता क्या है, थोड़ी सी स्टोरी है। होता क्या है कि जगदेव हत्या कर देता है अर्णोराज की, जगदेव हत्या कर देता है अर्णोराज की, यानी कि इस अर्णोराज की हत्या कर देता है। और शासक कौन बनना चाहता है? जगदेव बनना चाहता है। लेकिन वहां की जनता जगदेव को शासक नहीं बनने दे, क्योंकि वह पितृहंता हो गया, पिता की हत्या की है। तो अपने लिए तो उसको शासक बनने दे या नहीं बनने दे वो तो बात की बात है, पर अपने लिए, राजस्थान जी के वालों के लिए या अपने लिए तो एक प्रश्न तैयार ये हो गया कि चौहानों का पितृहंता कौन है? चौहानों का पितृहंता, जिसने पिता की हत्या की, पितृहंता, तो वह है जगदेव। पहला प्रश्न तो अपना यह है, ठीक है। अब जब जगदेव पितृहंता है और वहां की जनता ने जगदेव को शासक नहीं बनने दिया, तो सीधी सी बात है, दूसरे नंबर का जो पुत्र है, तो शासक कौन बनेगा? विग्रहराज। शासक कौन बनेगा? विग्रहराज। तो अपन ने जो पढ़ा है कि अजय राज का पुत्र अर्णोराज, लेकिन अर्णोराज का पुत्र हो गया विग्रहराज। अब विग्रहराज के बाद में जो शासक बनेगा, तो क्योंकि ये दोनों पत्नियां हैं, सुंदमा और कांचना देवी के सोमेश्वर हुआ और सोमेश्वर से पृथ्वीराज चौहान हुए, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो यानी कि विग्रहराज और सोमेश्वर भाई हैं। पहली बात तो ये है, जब कड़ी आप पढ़ो चौहानों की, तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अपन पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं कि ये इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है। तो अजयराज का पुत्र तो अर्णोराज है, लेकिन और अर्णोराज का पुत्र भी विग्रहराज है, लेकिन विग्रहराज का पुत्र सोमेश्वर नहीं है, वो भाई है दूसरी पत्नी का, यानी कि हो ये तो भाई, पत्नियां 2 है, 3 हो 4 हो कोई मतलब नहीं है, पर लगे तो ये दोनों भाई ही ना। तो इस तरीके से कहने का मतलब चौहानों का पितृहंता हमारे लिए तो एक प्रश्न तैयार हो गया कि जगदेव है। वैसे देखो, मेवाड़ का पितृहंता भी उदा को माना जाता है, क्योंकि उसने कुंभा की मृत्यु की थी, कुंभा को मारा था। मेवाड़ का पितृहंता है उदा, क्योंकि इसने कुंभा को मारा था। मारवाड़ का भी पितृहंता है राजा मालदेव, क्योंकि इसने राव गंगा की हत्या की थी।
इसलिए ये 3 चीजें आपको याद रखें। देखो, अजमेर यानी कि चौहानों का पितृहंता जगदेव, मेवाड़ का पितृहंता कुंभा, ये अपन मेवाड़ में पढ़ लेंगे, वैसे याद क्योंकि बार बार टॉपिक चलेगा। मेवाड़ का पितृहंता उदा, इसने कुंभा की हत्या की। मारवाड़ का पितृहंता मालदेव, इसने राव गंगा की हत्या की। तो इस तरीके से अपने लिए तो एक प्रश्न ये तैयार हो जाता है कि चौहानों का पितृहंता कौन है? चौहानों का पितृहंता जगदेव है। अब इसके बाद में जो अगला जो राजा बनेगा वो सीधी सी बात है विग्रहराज बनेगा। विग्रहराज मीन्स बीसल देव। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विग्रहराज चतुर्थ मीन्स बीसल देव।